हेलो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद हमारी नई यूनिट से मनी एंड बैंकिंग। देखो, बोर्ड्स के अंदर ओवरऑल वेटेज इसका है 6 से लेके 8 मार्क्स तक। पर अपन को बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने को ये बिल्कुल श्योरिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। अब मनी एक ऐसा चैप्टर है जिसका सच बताऊं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको अपन बहुत फटाफट खत्म करेंगे। अपना अभी टारगेट रखते हैं छोटे छोटे वे में इसका टॉपिक पढ़ के, पर मैं क्वेश्चन सामने डिस्प्ले करूंगा, उसके स्क्रीनशॉट जरूर लेना। देखो, मनी के अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मतलब मनी से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। सीसी इकोनॉमी बोलते हैं इसको, सी इकोनॉमी। फुल फॉर्म क्या है इसका? कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी इकोनॉमी। मतलब आज अगर मैं किसी को बोल रहा हूं भाई मेरे से ये किताबें ले ले और मुझे है ना तेरा ये शर्ट दे दे, तो ये जो मैंने एक्सचेंज किया है बार्टर सिस्टम है, पर ये था तो उसकी दिक्कतें क्या थी? तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम क्या था? पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। दोनों पार्टी ए और पार्टी बी, मतलब बात कर लेते हैं यहाँ पे उमंग और सामने कोई दूसरा पर्सन है, दोनों पहले तो सेटिस्फाई होने चाहिए अपने एक्सचेंज को लेके। आज तो सिंपल क्या है, पैसा दिया, सामने वाले सामान लिया। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड एक सबसे बड़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम की। दूसरी दिक्कत थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब मैं अगर तुम्हारे को बताऊं, आज ये मार्कर है, इसको मैं बोल रहा हूँ 20 रुपए का, ठीक है? ये बोर्ड है, ये है 10,000 रुपए का, ठीक है? तो ये मैं सारी चीजें क्या कर रहा हूँ भाई, आज फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज मैं बोलूं तो वो मैं उसको आज की डेट में वैल्यू उसकी बता दे रहा हूँ रुपीज में, इतने रुपए का, इतने रुपए का। तो तुम रुपए से उसका क्या कर पा रहे हो? जज कर पा रहे हो कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज और महंगी है। अब इमेजिन करो ये मार्कर है 1 किलो चावल के बराबर, इमेजिन करो ये बोर्ड है 10 किलो गेहूं के बराबर, तो अपन मेजर ही नहीं कर पाएंगे ना जब मैं हर चीज को कमोडिटीज मेजर करूंगा। तो उस वक्त दिक्कत थी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू थी। इसके अंदर दो लाइन लिखनी है। कैसे लिखनी है अभी डिस्प्ले होगा, बट पहले ये थर्ड समझते हैं। डिफिकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर। इमेजिन करके देखो, पहले कितने ट्रक लोड्स ऑफ गेहूं चावल ये सब स्टोर करने पड़ते होंगे। और लास्टली डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं? डेफर्ड पेमेंट्स होते हैं, आज जैसे मुझे किसी को सैलरी देनी है, तो सामने वाले बंदे को पता है 30 तारीख को भाई मुझे क्या मिलेगा, कैश या चेक। उस टाइम पे इमेजिन करो क्या मिलता था, गेहूं चावल। 30 तारीख को यहाँ मंथ एंड में गेहूं दे रहे हैं, बहुत सारी चावल दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम में, क्योंकि कमोडिटी दी जाती थी। तो ये 4 है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अब देखना, यही 4 रिपीट बन जाएंगे अपने नया टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के टोटल 2 फंक्शंस हैं। मनी आने के बाद उसके 2 फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन है, मनी आने के बाद वो बन गया बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हटा दिया। सेकंड, मनी आने के बाद बन गया वो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आज की डेट में टुडे वी कैन मेजर एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए वो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है। तीसरा पॉइंट सेकेंडरी फंक्शन का, मनी आने के बाद स्टोरेज बहुत आसान हो गया है। करोड़ों रुपए स्टोर करने के लिए छोटी सी जगह चाहिए, इजी ट्रांसफर हो गया है। इधर से उधर पैसा भेजना है अब तो इजीएस्ट है ट्रांसफर। एंड लास्ट एज द पॉसिबल डेफर्ड पेमेंट्स। मनी आने के बाद जो डेफर्ड पेमेंट है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये बहुत ज्यादा आसान हो चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, तो भी सेम लिखना है। फंक्शंस ऑफ मनी काफी हद तक सेम लिखना है। फिर भी ये देखो इसकी थ्योरी प्रॉपर तरीके से कैसे लिखनी है। अब देखो ये टॉपिक अगला है तुम्हारे पास, टाइप्स ऑफ मनी। मनी है वैसे तो क्या टाइप्स होते हैं, पर इसको क्या 4 टुकड़ों में तोड़ रखा है टॉपिक को। मैंने फिर भी क्या किया, यहाँ पे अभी एक बार इसका एक स्लॉट बना दिया, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। फियाट मनी और फिड्यूशरी मनी, ये शब्द आपने कभी सुना होगा, फियाट और फिड्यूशरी। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हमारी जिंदगी में जो नोट और सिक्के हैं, कोई भी हो, अपन तो इंडिया के बारे में बात करते हैं, सिंपल। नोट और सिक्के को क्या बोलते हैं? फियाट मनी। फिड्यूशरी मनी कहलाता है पेपर मनी। चेक, मैंने चेक पे लिख दिया 5 लाख रुपए पेड टू दिस पार्टी, तो 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं पेपर मनी। डिमांड ड्राफ्ट, कॉलेज में अपन जब फीस जमा कराते हैं तो डीडी डिमांड ड्राफ्ट लगता है, तो ये है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी को बोला जाता है पेपर मनी, इशूड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। दिस इज इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं यहाँ पे फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी आज की डेट में, पहले ये फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, ये समझाने से पहले मैं आप लोगों से आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ड्रॉप करना चाहूंगा। देखो, अगर मैं आज की डेट में आपको बताऊं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा 5 रुपए का सिक्का है, पहले कितना थिक आता था, अब पतला होते जा रहा है। 1 रुपए का सिक्का है, पहले कितना मोटा आता था,
अब पतला होते जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सब क्रेडिट मनी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। आज अगर मैं 5 रुपए के सिक्के को पिघलवाऊं, उसमें से क्या निकलेगा? पिघालने के बाद, मेल्ट करने के बाद, लोहा। लोहा इमेजिन करो, 5 रुपए के सिक्के का लोहा मैं जाऊं और मार्केट में बेचूं, कितने मिलेंगे मुझे? हार्डली 1 रुपया। मतलब 5 रुपए के सिक्के को मेल्ट करवाओ और जो लोहे का भाव है वो है 1 रुपया, तो मनी वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपए। लोहे का भाव कितना हो गया? 1 रुपए। तो ऐसा पैसा जिसमें कमोडिटी वैल्यू हो कम, कमोडिटी वैल्यू लोहे का भाव कितना था? 1 रुपए, और मनी वैल्यू हो ज्यादा, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, कोई भी सिक्का हो ना, आज की डेट में क्रेडिट मनी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। व्हाट इज क्रेडिट मनी? इन विच मनी वैल्यू एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू। एग्जांपल भले सेम लिख देना, ये चलेगा। इधर देखते हैं, कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती है। आज की डेट में तुम फुल बॉडीड मनी बता ही नहीं सकते। पहले चलते थे, राजा महाराजाओं के टाइम पे चलती थी मोहर, सुनी होगी मोहर, जिसको गोल्ड कॉइन बोलते थे। तो मोहर और ऐसी करेंसी क्या होती थी? इनमें लगभग सेम होता था। कमोडिटी गोल्ड भी उतनी वैल्यू की होती थी, और सिक्के का जो छाप होता था वो भी मतलब लगभग कमोडिटी वैल्यू वाज इक्वल टू मनी वैल्यू। इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि कोई डिटेल्ड कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, इसका खाली एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अब देखो यार, अपन सबसे मेजर टॉपिक पे, जो मुझे लगता है इस साल बोर्ड्स में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है क्या? सप्लाई ऑफ मनी, मतलब मनी सप्लाई। पता है, मनी सप्लाई ऐसा एक टॉपिक है जो सुनने में लगता है मनी सप्लाई हो रहा है, बट ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसका कहना, मतलब शब्द का मीनिंग कुछ और है और इसका आंसर कुछ और है। मतलब मनी सप्लाई एक जगह पे आके रुकता है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेशनल इनकम में भी काम आ जाएगा। अगर उसमें स्टॉक एंड फ्लो में आ गया कि मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक, तो स्टॉक लिखना, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब पहले बात करते हैं मनी सप्लाई होता क्या है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन को भारत देश में टोटल चेक करना है जनता के पास कितना पैसा है, वैसे तो इम्पॉसिबल है एक्यूरेटली चेक करना, एक्यूरेटली चेक हो ही नहीं सकता। पर भारत देश में जनता के पास कितना पैसा है ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? भारत देश में जनता के पास जितना पैसा है उस टॉपिक को ही तो बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? इट इज द सप्लाई ऑफ मनी विच इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच कैलकुलेट्स द सम ऑफ मनी। टोटल पैसा कैलकुलेट करता है, हेल्ड विद पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। भारत देश में कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग। तुम लोग अपने ऊपर रखो, अपन ने पैसा कहां का रखा हुआ है? भाई सर कैश में पड़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत कौन से अकाउंट में पड़ा है? सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में पड़ा है। थोड़ा बहुत पैसा सर ये योजनाओं में लगा रखा है किसी ना किसी। तो इन सबको टोटल कैसे करोगे? इन सबको टोटल करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का नाम है M1। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी, क्या समझाओगे? ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या है? ये तीन। एक तो जो अपने पास नोट पड़े, सिक्के नोट, उसको बोलते हैं करेंसी। एक जो अपने सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा है, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा है, उसको एक शब्द में, एक वर्ड में क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? डिमांड डिपॉजिट्स। और एक अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो अपनी योजनाओं इनमें कर रखा है। इसकी थोड़ी सी डिटेल है, ये देखना अभी तुम्हारे सामने आ रही है वैसे तो, बट एक बार पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर एक बार स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करता हूं। देखो M1 अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, M1, तो इसके दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा? पहला तो एक्सप्लेन मेजर्स टू चेक सप्लाई ऑफ मनी, दूसरा एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी। ये मैं सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, इसका प्रॉपर आंसर एक बार चेक करो। अब अपन स्टार्ट करने वाले बैंकिंग। बैंकिंग पढ़ाने से पहले मैं 10 बार यही बोलूंगा, तुम्हारे को बैंकिंग के अंदर तुम्हारे को एक एक चीज का कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पे मैं क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे नहीं जा सकता। अब अपन को तो बोर्ड्स के वेटेज के हिसाब से भी चल रहा है। 4 मार्क्स का लगभग अंदाजन इसका वेटेज है, जिसमें मैं 100% तक श्योर हूं कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन आएंगे। पर अपन एक बार जीरो से चालू करते हैं बैंकिंग, एक बार फटाफट शॉर्ट कंटेंट पढ़ते हैं इसका। पहला अपना कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। आप और मैं जहां जाके पैसा जमा कराते हैं उसका नाम है कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक मतलब कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, ये सब कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब मैं गया पैसा लेके, उनकी जिम्मेदारी है जमा करना, और दूसरा अगर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है तो कौन देगा? यही तो देंगे, तो एडवांसिंग लोन। ये है दो फंक्शंस। अब डिपॉजिट्स जो है ना, डिपॉजिट्स जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। तुम लोग खुद देखो, तुम लोग आज पैसा जमा कराते हो, मैं आज पैसा जमा कराता हूँ, कहां पे कराता हूँ? या तो मेरे अकाउंट में, जिसका नाम है सेविंग्स अकाउंट, उमंग के नाम से होगा वो अकाउंट, या फिर इंस्टीट्यूट के अकाउंट में कराता हूँ, जो इंस्टीट्यूट का अकाउंट कहलाता है करंट अकाउंट, या फिर मैं किसी बैंक में एफडी का अकाउंट खुलवाता हूँ।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, बड़ा आसानी से समझाऊंगा। एक है डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स जिसके अंदर आ जाता है सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। सर ये दोनों क्यों आते हैं? नाम पढ़ो, नाम नाम में आंसर छुपा हुआ है। डिमांड डिपॉजिट्स कभी भी डिमांड करे जा सकते हैं, इसका डेबिट कार्ड मिलता है, इसकी चेकबुक मिलती है, ये कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी इसमें डिपॉजिट करा सकते हो, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। दूसरा नेट टाइम डिपॉजिट्स। हाँ तो भाई इधर नेट टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब है? नाम में मीनिंग है ना, टाइम के लिए ब्लॉक हो जा रहा है, इसके अंदर आ जाएगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसके अंदर आ जाएगा पीपीएफ अकाउंट, इसके अंदर आ जाएगा मेरा आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, बट अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी इसकी परफेक्ट लैंग्वेज अभी मैं डिस्प्ले करूंगा। सेकंड है अपना एडवांसिंग लोन। लोन तुम सबको पता है तीन तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, मीडियम टर्म 1 साल से लेके 5 साल के लिए, और गाइस लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा के लिए। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? वैसे तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, फिर भी एक बार ये सामने देखो क्वेश्चन। सो गाइस ये जो टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, देखो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये टॉपिक का मतलब है कैसे एक बैंक अपने इंडिया में क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। आज आप लोग पहले इमेजिन करो कितने बैंक होंगे भारत देश में, लगभग लगभग मतलब देखा जाए तो हर शहर के अंदर कम से कम भी 50 से 100 बैंक की रेंज में तो मिनिमम होंगे छोटे शहर में। तो कितनी ब्रांचेस होंगी बैंकों की, कितना पैसा आता होगा। तो ये कैसे इतना बड़ा रोटेशन का गेम खेल रहे हैं? इन पूरे रोटेशन के गेम को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। बैंक वालों ने क्या है, एक चीज हमें रियलाइज कर ली कि सारा पैसा तो लोग मांगने से आने से रहे। सिंपल समझो, ये एक ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे 1000 लोग आए, 1000 लोगों ने अपना खाता खुलवाया। कौन सा खाता? सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाया। 1000 लोग, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, 1000 लोगों ने अपने डिमांड डिपॉजिट करवाए, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं अपन, एग्जांपल ले लेते हैं अपन ने, सबने 1000 जनों ने मिला के जमा करवाए 10 लाख रुपए। 1000 जनों ने 10 लाख रुपए जमा कराए, क्या ये 1000 के 1000 जने एक बारी में मांगने आएंगे? नहीं। इन 1000 जनों के पास क्या मैसेज है? इनके पास तो इनके खाते में मैसेज आ गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय फलाना अमाउंट। अब ये तो खुश है, हमारे खाते में पड़े। अरे भाई कोई डब्बा है क्या इनका वहां पे, कोई इनके पास लॉकर है क्या, कुछ है क्या? नहीं। तो पैसे कहां गए? पैसे बैंक वालों ने 10 लाख रुपए कर लिए अपने पास। बैंक वालों ने बोला 10 लाख रुपए हम अपने पास कर लेते हैं, इसमें से कुछ टुकड़ा साइड में रखते हैं, बाकी के पोर्शन को लोन पे चढ़ाते हैं। जो कुछ टुकड़ा साइड में रखना है वो बताने वाले हैं हमारे दादाजी, जिनका नाम है आरबीआई। मतलब इन शॉर्ट, जो कुछ टुकड़ा साइड में रखना है उसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। अब अपन एक काम करते हैं, जितनी मैं बातें कर रहा हूं उसको अपन एग्जांपल भी नहीं लेके आएंगे, सब वेस्ट है, अपन बोर्ड्स की बात करते हैं। सर आप तो ये बताओ, ये लिखा है क्वेश्चन, आंसर को शुरू कैसे करना है पहले मैं समझा देता हूं। मैंने अभी जैसे एग्जांपल लिया कि 1000 जनों ने मिलकर 10 लाख रुपए जमा करा है, 10 लाख यहां पे लिख देता हूं मैं, ये 10 लाख क्या होगा? डिमांड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो मैंने 20% अज्यूम किया है, मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने अज्यूम किया है, मन में रख के ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे 20%। तुम 10% लिखो, 15% लिखो, डिसाइड करने वाला कौन है? आरबीआई। 20% आरबीआई ने डिसाइड करा कि ये टुकड़ा तो साइड में रखना जरूरी है, कि कोई 1000 जनों में से 100 जने आ गए पैसा मांगने, तो कहां से दोगे? इस टुकड़े को साइड में रखते हैं, ठीक है। 10 लाख में से 2 लाख रुपए साइड में रखे गए, 8 लाख रुपए लोन दे दिए, 8 लाख रुपीस लोन पे चले गए। 8 लाख रुपीस किसी ने, अच्छा ये मैंने आगे क्या बनाया यही सोच रहे हो, ये खाली बॉक्सेस क्यों बनाए, अब तुमको पता पड़ेगा। 8 लाख रुपए लोन पे गए, किसी ने भी लिए होंगे, XYZ किसी भी 10 जनों ने लिए होंगे, 100 जनों ने लिए होंगे। 8 लाख रुपए इमेजिन करके देखो आपने लोन पे लिए, ठीक है, अपन एक मान के चलता है कि 8 लाख रुपए आपने लोन पे लिए, ठीक है। अब 8 लाख रुपए आपने लोन पे लिए, तो लोन का प्रोसेस क्या था? लोन में सबसे पहले किसी भी बैंक में आप गए होगे, आपने क्या खुलवाया होगा? खाता। लोन कभी भी सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता भाई, लोन में आपने खुलवाया खाता, उस खाते का नाम है XYZ बोरोवर्स अकाउंट, ठीक है। तो बोरोवर्स अकाउंट खुला, ठीक है, XYZ इंसान का नाम है, उसके नाम का खाता खोला, कौन सा खाता? बोरोवर्स अकाउंट। 8 लाख रुपए उसके खाते में आ गए, 8 लाख रुपए उसके पास कैश गया, 8 लाख रुपए उसके पास कैश नहीं गया, किस में गए?
बोरोवर्स अकाउंट में चले गए। क्या सर वो बंदा कैश में निकाल सकता है? नहीं, वो बंदा कैश में नहीं निकाल सकता। तो अल्टीमेटली उसने फिर पैसे लिए क्यों लोन पे, जब वो कैश में निकाल ही नहीं सकता? वो बंदा किसी भी दूसरे खाते में उसको ट्रांसफर कर सकता है। वापस पहले अपन पीछे आते हैं। 8 लाख रुपए जब उसके खाते में गए, उसके पास क्या होगा? मैसेज, योर लोन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 8 लाख रुपीस। वो बंदा खुश हो रहा है, मेरे पास 8 लाख रुपए आ गए। उसके पास सिर्फ मैसेज है। तो मैसेज जो 8 लाख रुपए का है उसके खाते में शो हो रहा है, वो 8 लाख रुपए वापस से किसी को पे जब करेगा तो क्या बन गए? डिमांड डिपॉजिट। वापस समझाओ इसको। 8 लाख रुपए जैसे ही उसके खाते में है, किसके? XYZ के। XYZ ये पर्सन है, इसने मेरे को बोला कि भाई उमंग मेरे को तेरे को पेमेंट करना है, ठीक है? तो उमंग को उसने कितना पे किया? 8 लाख रुपए। मेरा खाता कौन से बैंक में है? मान लो किसी भी बैंक में मेरा खाता है, तो मैंने उस बैंक में, मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में, मैंने पंजाब नेशनल बैंक का डिमांड डिपॉजिट 8 लाख से बढ़ गया ना, क्योंकि मेरे खाते में पैसा आ गया। वापस मेरे बैंक को क्या सिखाया गया है? मेरे बैंक को बोला गया है सारा पैसा मत रखो, कुछ पैसा अलग रखो। उसने कुछ पैसा रख दिया अलग, 1.6 लाख रुपए रख दिया अलग, 20% जो आरबीआई ने बोल रखा है, और रिमेनिंग 6.4 लाख रुपए उसने भी लोन पे दे दिया। 6.4 लाख रुपए लोन पे दिया। वापस से कोई बंदा गया, एबीसी लिमिटेड, एबीसी बंदा गया, उसने जाके क्या करवाया? लोन अकाउंट खुलवाया। 6.4 लाख रुपए लिए, लोन लिया। उसने लोन लिया, उसके बोरोवर्स अकाउंट में आया, उसने पैसा ट्रांसफर किया किसी भावेश को। तो भावेश का खाता 6.4 लाख रुपए से सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट बढ़ गया, फिर से डिमांड डिपॉजिट बढ़ गए। 6.4 लाख में से फिर 20% अलग रखेंगे, फिर बचा हुआ लोन देंगे। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 1/CRR, 1 कैश रिजर्व रेशियो, मतलब 1/20%, मतलब कि 100/20। कितना हो गया? 5 टाइम्स। 1/20% मतलब 1/20/100, कितना हो गया? 100/20। आंसर कितना आया? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब क्या? मतलब ये 10 लाख रुपए देश में 50 लाख रुपए जितने डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करेंगे। इंटू 5 कर लिया मैंने। ये 2 लाख रुपए टोटल मिला के 10 लाख रुपए का सीआरआर बनाएंगे, और ये 8 लाख रुपए देश में 40 लाख इंटू 5 कर रहा हूं का क्रेडिट क्रिएट करेंगे। इसी को तो बोलते क्रेडिट क्रिएशन। अब ट्रैप में आ गए? कंफ्यूज हो गए? क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो सामने डिस्प्ले हो रहा है, और आंसर इस वे से लिखना है जो ये लिखा हुआ है आंसर। मतलब यही देखो, इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, जब ये जो डिस्प्ले हुआ हुआ है सामने, इसमें एक ही चीज दिखाई देगी, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैंने अभी सब समझाया। सो गाइस अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपने पूरे चैप्टर का सबसे सबसे मेन टॉपिक, वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई के फंक्शंस। मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि भाई ये नोट छापता है ना, तो नोट छापता है तो ये बिल्कुल मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करता है वो हमको भी जानना चाहिए। मैं सिर्फ 12th के लिए इस टॉपिक को नहीं पढ़ाना चाहूंगा, ये टॉपिक एक्चुअली में दिमाग में रखो अपने। सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई कौन? हमारे पूरे देश के दादाजी, जिनके पास सारा पैसा पड़ा है। तो आरबीआई का पहला काम क्या है? पहला फंक्शन क्या है? ये पता है? जितने फंक्शंस तुम लोग पढ़ने वाले हो ना, ये आरबीआई के डिपार्टमेंट ने यहाँ जॉब मिलती है। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं देखूं कि ये 7 डिपार्टमेंट है आरबीआई के, 7 फंक्शंस है आरबीआई के, तो ये सातों फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में। पहला फंक्शन है, अपन तो बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई का काम है नोट छापना। इसके अंदर डिटेल क्या लिखनी है मैंने लिखी भी नहीं है, अभी स्क्रीनशॉट लेना, डिस्प्ले होगा बाद में, बट पहले इसको हिंदी में अच्छे समझ लो। आरबीआई का काम है नोट छापना, इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई पहले क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक कौन हो गया? वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का बैंक। तो वर्ल्ड बैंक को आरबीआई बोलता है कि यार मेरे को है ना 1 करोड़ के नोट छापने। तो वर्ल्ड बैंक उसको क्या जवाब देता है? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि 1 करोड़ के नोट छापने, बिल्कुल छाप, पर मेरे को पहले गोल्ड दे भाई, 1 करोड़ का गोल्ड पार्क कर मेरे यहाँ। तो वो अपने रिजर्व में से, कौन? आरबीआई अपने गोल्ड की रिजर्व में से 1 करोड़ का गोल्ड दे देता है वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक उसको पास करके देता है टेंडर। इस टेंडर को बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब आरबीआई के पास परमिशन है, वो जब तक चाहे नोट छाप सकता है, पर अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इशू ऑफ करेंसी। इंग्लिश में कैसे लिखना है वो भी आएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आरबीआई का दूसरा डिपार्टमेंट है बैंकर्स बैंक। अपने सामने ये इतने हजारों बैंक है, हर शहर में कम से कम 200 बैंक है, इतने सारे बैंक को आरबीआई मैनेज करके बैठा है। कैसे? आरबीआई को अगर किसी को लोन देना है, या जैसे इमेजिन करो ये एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक गया आरबीआई के पास,
आरबीआई को बोलता है यार भाई यार मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए, आरबीआई उसको लोन देगा, बट बैंक रेट या रेपो रेट, ब्याज लेके, इसको ब्याज बोलते हैं, बैंक रेट या रेपो रेट। तो आरबीआई ऑफर्स लोन टू कमर्शियल बैंक एट बैंक रेट एंड रेपो रेट। दूसरा, किसी भी बैंक को अगर लाइसेंस की जरूरत है, नई ब्रांच खोलनी है, नया बैंक खोलना है, तो आरबीआई बनेगा उनका सुपरवाइजर। तीसरी चीज, तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो, बैंक 4 बजे बंद हो जाता है, तो 6 बजे तक कर्मचारी वहां पे क्या करते हैं? 4 से लेके 6 तक उनकी ड्यूटी है रोज के स्टैटिस्टिक्स आरबीआई को देने के, रोज के स्टैटिस्टिक्स, आज इतने कस्टमर आए, इतना पैसा आया, ये हुआ, ये ट्रांजैक्शंस थे, तो ये स्टैटिस्टिक्स भी आरबीआई कलेक्ट करता है, इसलिए आरबीआई को क्या बोला गया है? सुपरवाइजर। सर एग्जाम में कैसे लिखना है? वैसे तुम लोग के लिए शॉर्ट में तो समझ में आ रहा है, डिटेल में एक बार पढ़ना। आरबीआई का टाइटल क्या है? बैंकर्स बैंक, क्योंकि ये फाइनेंसर है और सुपरवाइजर है। तीसरा बात करते हैं पॉइंट की, गवर्नमेंट बैंक। आरबीआई को क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट बैंक, मतलब मोदी साहब का बैंक। तो आरबीआई को गवर्नमेंट बैंक क्यों बोला गया है? गवर्नमेंट बैंक इसलिए बोला गया है क्योंकि आरबीआई है फाइनेंसर गवर्नमेंट का। मोदी साहब को कोई लोन चाहिए, आरबीआई देगा, मतलब कि अल्टीमेटली सरकार को लोन चाहिए, आरबीआई देगा। सेकंड चीज की बात करें, कुछ भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पास होता है, जापान में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आरबीआई बन जाएगा एडवाइजर। तीसरा पॉइंट, आरबीआई क्या है? एजेंट है गवर्नमेंट का। कैसे? मुझे एक बात बताओ, आज रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अपने शेयर्स इशू करती होगी, तो क्या शेयर्स का सारा पैसे का मैनेजमेंट रिलायंस करता होगा क्या? नहीं, रिलायंस क्या रखता है? अपना एजेंट। रिलायंस ने जैसे अपना एजेंट बना लिया, मान लो आईसीआईसीआई को, तो रिलायंस का शेयर का एजेंट कौन है? आईसीआईसीआई। अब वो शेयर्स को सेलिंग और बाइंग का काम करेगा। तो ऐसे ही सरकारी कंपनियां कितने हैं, कुछ एक आध नाम बोलते हैं, बीएसएनएल, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, एलआईसी, इन सरकारी कंपनियों के शेयर्स, सिक्योरिटीज बेचने का काम है आरबीआई का। मतलब गवर्नमेंट का एजेंट है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज को ट्रेड करता है मार्केट में। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई को बोला गया है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से सुनो। आरबीआई होल्ड करके बैठा है डॉलर की गुल्लक। व्हाट इज दिस डॉलर की गुल्लक? आरबीआई के पास है डॉलर की गुल्लक। अंबानी बोलेगा मेरे को जापान से कुछ खरीदना है, तो आरबीआई बोलेगा ये पड़ी गुल्लक भाई, पहले रुपए दे, तू 10 करोड़ रुपए दे, 10 करोड़ रुपए मैं अलग रख रहा हूं, 10 करोड़ के अकॉर्डिंग जो भी डॉलर बन रहा है उस डॉलर को निकालूंगा और सामने वाली पार्टी को दे दूंगा। तो डॉलर की गुल्लक कौन होल्ड करके बैठा है? आरबीआई इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आरबीआई डॉलर की गुल्लक नहीं संभाले तो डॉलर का भाव 70 रुपए 80 रुपए नहीं होता, आज डॉलर का भाव 200 रुपए होता। तो इसलिए आरबीआई है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको डिटेल में कैसे लिखना है प्लीज जरूर पढ़ना। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मार्केट में कभी भी महंगाई आ रही है, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है, या मार्केट में कभी भी मंदी आ रही है, मंदी जो अपन सब ने देखी कोविड में, बहुत खतरनाक मंदी, इसको सॉल्व करने का काम है आरबीआई के पास मॉनेटरी मेजर्स के द्वारा। इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं? ये टॉपिक वापस अभी चालू होने वाला है, इस टॉपिक के खत्म होते ही ये टॉपिक स्टार्ट होगा वापस से। तो अपन सिंपल एक बार पहले एक छोटा पढ़ते हैं, इसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई को कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोला गया क्योंकि आरबीआई सॉल्व करता है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एंड डिफ्लेशन। अच्छा सर कैसे सॉल्व करता है बताओ तो? इन्फ्लेशन, महंगाई सॉल्व करता है मार्केट से पैसा उठा के। अब मार्केट से पैसा कैसे उठाएगा? आरबीआई तो नोट छापने की मशीन है, तो आरबीआई अपने नल की स्पीड कम कर देता है इन्फ्लेशन के दौरान। व्हाट इज नल की स्पीड? नल की स्पीड मतलब पैसे का फ्लो कम कर देता है। पैसे का फ्लो कम हो जाता है ना, मार्केट में महंगाई कंट्रोल हो जाती है क्योंकि लोगों के पास स्टॉक ऑफ मनी जो है, होल्डिंग मनी, वो कम हो जाता है। डिफ्लेशन के टाइम नल की स्पीड बढ़ा देता है। नल की स्पीड मतलब कि पैसे का फ्लो बढ़ा देता है। तो ये सब कैसे होता है इन डिटेल अगला टॉपिक तुमको बताएगा। अगले टॉपिक का नाम क्या लिख दिया मैंने? मॉनेटरी मेजर्स ऑफ आरबीआई। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। आरबीआई को दो बैंक कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पता होना चाहिए। आज सिंपल मैं तुमको यूं समझाता हूं एक सेकंड में इस टॉपिक को। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, मैंने ये पार्टी खड़ी है, पार्टी ने मुझे चेक दिया, ये बंदा लेके आया था पीएनबी का चेक, मैंने चेक ले लिया, मेरा खाता है कोटक महिंद्रा में, कोटक महिंद्रा को दे दिया। कोटक महिंद्रा ने बोला कि हम बात करेंगे आरबीआई से, इस बंदे के खाते से पैसा डेबिट होगा, आरबीआई उस पैसे को देखेगा और फिर डालेगा उमंग भाई तेरे कोटक महिंद्रा के अकाउंट में। तो मीडिएटर कौन था? कोटक और पीएनबी के बीच में, कोटक और पीएनबी के बीच में मीडिएटर था ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई हेल्प्स इन क्लियरिंग हाउस फंक्शन,
ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बैंक इज अंडरटेकन बाय आरबीआई, इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस बोला जाता है। लास्ट फंक्शन पे आते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, सबसे छोटा पॉइंट। आरबीआई को बोला गया है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्यों? किसी भी बैंक की अगर डूबने की हालत आ जाती है, मतलब कि बिल्कुल लिक्विडेट होने वाला है, तो आरबीआई मदद करता है, आखिरी सांसों में उसको पैसा देता है कि भाई ये तो बिल्कुल डूबने वाला है, पर तेरे कारण मार्केट में जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम तेरे को थोड़े टाइम के लिए 15 दिन 30 दिन के लिए हम तेरे को लोन दे रहे हैं, बिना इंटरेस्ट के, बिना बैंक रेट के। ऐसे में आरबीआई बन जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मैं गारंटी दे रहा हूं इन 7 फंक्शन में से पक्की बात ये 2 फंक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है हर साल, 10 साल के बोर्ड्स में पेपर में तुमको एक क्वेश्चन दिखेगा और 100% दिखेगा। ये वाले पॉइंट को आप डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो और ये जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है ये देखो। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान। अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 on 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को, हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस।